हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगलाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हैं मैग्नेट एडवांस हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम क्लास में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। हमारा जो अध्याय क्रमांक 5 है द्रव्य की अवस्थाएं, वहां से तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा बढ़िया ये चैप्टर है और जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे इस चैप्टर का आपका क्या हो जाता है भाई, रिवीजन हो जाता है। अब देखो भैया, मैं क्या कह रहा हूं, चैप्टर जो है वो दिया हुआ है आपके फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन से, मतलब ये रसायन विज्ञान का वो पार्ट है जहां पर न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं। अब यदि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे पूछे जाते हैं तो बार बार हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर हमें उपयोग करने पड़ेंगे बहुत सारे फॉर्मूले, यानी कि सूत्र। बात समझ में आ रही है? तो इस पूरे चैप्टर के फॉर्मूले एकदम 2 मिनट के अंदर जो है हम अपने दिमाग के अंदर अपनी कॉपी में पहले से लिख कर रख लेते हैं, जब क्वेश्चंस आएंगे उनको हम यूज करेंगे, हीरो बन जाएंगे। राइट? क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो जल्दी से देखिएगा, इस पूरे चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी फॉर्मूले हैं उसको मैं जल्दी से यहां पर आप लोगों के साथ साथ लिख रहा हूं। मेरे साथ साथ आप लोग काउंट करेंगे, सॉरी नोट करेंगे। राइट? और फिर भैया हम बढ़ेंगे आगे। तो बहुत ध्यान से इस कहानी को आप देखिएगा। चलिए जी, तो बहुत शानदार वाली ये बात है। अच्छा, शानदार बात क्यों है बताता हूं। ये हो गया भैया अपना द्रव्य की अवस्थाएं। ये हो गई बच्चों द्रव्य की अवस्थाएं। पेन पेंसिल कलम वलम लेकर बैठ जाओ, बहुत मजेदार बात होने वाली है आज। ठीक है? बोले यस सर। अरे बहुत शानदार बात होने वाली है आज। पूरा जो चैप्टर है ना उसका अपन क्वेश्चंस को बेस बनाकर क्या करने वाले हैं भैया, रिवीजन करने वाले हैं। और सुनो, जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये इस टाइप के ही क्वेश्चंस नीट, जेडब्ल्यू और सीयूईटी में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपन पूरा निपटा रहे हैं। ठीक है जी? अध्याय का नाम है भैया द्रव्य की अवस्थाएं। अध्याय जो है इसका नाम क्या है, तो भैया द्रव्य की अवस्थाएं जो है वो हमारे अध्याय का नाम है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे एकदम घिसे पिटे लल्लू टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि अपन ने प्रैक्टिस कर ली है इसलिए अपने को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ एक जो है हम बिंदु यहां पर ऐसे पटक देते हैं, पटक देते हैं, पटक देते हैं, पटक देते हैं, पटक देते हैं। चलो भाई, और क्या करने वाले हैं, तो मजे लेने वाले हैं। किसके? तो भैया इस अध्याय के। चलिए चलिए चलिए, रुको, चलिए चलिए चलिए, रुको यार, थोड़ा माहौल बनाते हैं ऐसा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ जी सर। चलो भैया, क्लियर है? अब देखो, एक ऐसा फॉर्मूला है ना जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं विसरण की दर के समय पर। बात समझ में आ रही है? तो एक ऐसा फॉर्मूला है बेटा, इससे ना मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इस फॉर्मूले को आपको जो है अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है? ये मतलब आएगा ही आएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे ही जाएंगे। बोलो यस सर। ठीक है जी, बहुत मजेदार बात, नोट कर लेंगे मेरे साथ सारे फॉर्मूले। इंटरेस्टिंग बात, सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है? चलो चलो, यहां पर जो है सारे फॉर्मूले नोट करते हैं। विसरण की दर मतलब ये विसरण क्या होता है, तो भाई कुछ नहीं, एक डिब्बे में ऑक्सीजन है, एक डिब्बे में नाइट्रोजन आपकी भरी हुई है, दोनों अलग अलग डिब्बे में रखी हुई है, दोनों को एक पास में डिब्बे लाइए, एक पाइप से आप कनेक्ट कर दीजिए, तो गैस क्या होगी, एक डिब्बे से दूसरे में, दूसरे से पहले में ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी, गुरुत्वाकर्षण यहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। राइट? और इसी को अपन क्या बोलते हैं, विसरण। अपने आप होने वाली गैसों की मिक्सिंग वाली, स्वतः होने वाली जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपने कहा सर ये कहलाएगी आपके मिश्रण। चलिए, सॉरी विसरण, 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 डिफ्यूजन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, R1 बटे R2 इज इक्वल टू वॉट, T2 बटे बेटा T1 होगा, इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट यदि हम देखेंगे दिस विल टर्न इनटू वॉट, M2 बटे M1 होगा, इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट यदि हम देखेंगे तो भैया D2 बटे कितना हो जाएगा, D1 हो जाएगा। खेल खत्म। अब यहां पर जो R है वो आपकी दर है,
T जो है वो आपका टाइम है, M को आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये मोलर द्रव्यमान है। और यदि आप बात करते हैं D की, D क्या होगा यहां पर, तो घनत्व यानी कि डेंसिटी होगी। खेल खत्म। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं हमारी फेवरेट इक्वेशन की तरफ। बात समझ में आ रही है? और ये फेवरेट इक्वेशन कौन सी है, तो आप सभी इसको बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं बेटा, PV इज इक्वल टू वॉट, nRT। तो मैं क्या कह रहा हूं, रुको ना, मजे लेते हैं थोड़े से आज इस चैप्टर को, इसके नानी याद दिलाते हैं। तो मैंने कहा भैया PV इज इक्वल टू कितनी होगी, तो ये nRT होगी। और यदि आपको पता हो तो हम इसको कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। बात समझ में आ रही है? पर इसी के साथ साथ हमको ये पता चलता है कि दुनिया की कोई भी जो गैस होती है ना, राइट, वो एग्जैक्टली आदर्श गैस नहीं होती है। सारी की सारी जो गैसें होती है वो वास्तविक गैसें होती है। मतलब ये कि यदि आपके पास आदर्श गैस समीकरण है तो आपके पास वास्तविक गैस समीकरण भी होना चाहिए। और वो क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, P प्लस AN² बटे यहां पर आपका V², फिर यहां पर आपका V माइनस NB, और यहां पर था आपका nRT। बात समझ में आई? और इसको हम क्या बोलते हैं, तो भैया ये कहलाता है आपका वॉन डेर वाल समीकरण। ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा भाई, वॉन डेर वाल समीकरण कहलाएगा। इस वाले यदि आप समीकरण को कहोगे तो भैया ये आदर्श गैस समीकरण है, यहां पर लिख दो। तो ये आदर्श क्या है, तो गैस है, राइट, और समीकरण है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग। बात समझ में आ रही है? साथ में इस पूरे चैप्टर की यदि हम बात करें तो इसमें हमने चार्ल्स के नियम को पढ़ा, एवोगाड्रो के नियम को पढ़ा, गैलोसिक के नियम को पढ़ा, और बॉयल के नियम को पढ़ा। तो ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। और कौन सा फॉर्मूला बच रहा है, तो भाई एक फॉर्मूला और बच रहा है जो आदर्श गैस समीकरण से निकलता है। बहुत ध्यान से देखिए, इसको हम अवस्था समीकरण कहते हैं। और यह है बेटा आपका P1V1 बटे T1 इज इक्वल टू वॉट, P2V2 बटे यहां पर आपने T2 देखा था। और ये कैसा होता है, तो भैया ये स्थिर होता है। अरे बाबा, तो ये कैसा होगा, तो ये आपका स्थिर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोले यस सर। और कौन सा सूत्र बच रहा है यार, और कुछ बच रहा है क्या? वो तो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसको अपन ने उधर पे पटक दिया। जी हाँ, एक फॉर्मूला आपका और बच रहा है, उसको अपन डिराइव कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं मेरे पास PV इज इक्वल टू nRT है। आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया वाली बात है। अब एक बात बताओ, ये जो n है ये क्या है, ये मोलों की संख्या है। इसका मतलब होगा दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू वॉट, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, और यहां पर RT। आपने कहा सर एकदम हलवा स्टेप है, राइट। एक काम करते हैं, इस वाले m को यहां पटकते हैं, इस वाले v को यहां पटकते हैं, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, ध्यान से देखिएगा, MP बटे V, और यहां पर RT। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हमारे पास द्रव्यमान बटे कौन सी चीज मिल रही है, तो भाई आयतन मिल रहा है। अब हमारे पास द्रव्यमान बटे कौन सी चीज मिल रही है, तो भाई आयतन मिल रहा है। इसी को तो हम घनत्व बोलते हैं ना, डेंसिटी बोलते हैं ना। तो हमको यहां से मिल जाएगा MP इज इक्वल टू वॉट, डेंसिटी को हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, DRT। बात समझ में आ गई? तो इसको इधर कहीं पर अपन चिपका देते हैं कि भैया MP जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, भाई DRT के बराबर रहेगा। बात समझ में आ गई? या फिर आप यहां से डेंसिटी का यदि सूत्र निकालने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। डेंसिटी का आपका सूत्र हो जाएगा घनत्व, डेंसिटी यानी कि घनत्व का आपका सूत्र हो जाएगा भैया MP बटे कितना, तो RT। दैट्स ऑल। तो इतना तो नोट करो, इसको यहां से हटा देते बेटा। कुछ भूला भटका कोई बाद में आ गया, एक हाथ फॉर्मूला तो चिपका देंगे उधर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए, और कही है क्या? हाँ जी, एक URMS। देखो आपको यदि पता हो तो 3 अलग अलग प्रकार की वेलोसिटीज हुआ करती थी जब हम बात करते थे किसकी, भाई गैसों के अणुगतिज सिद्धांत की, ठीक है जी। बोलो यस सर। तो एक फॉर्मूला इसमें URMS का आता है जो कि होता है आपका √3PV बटे m। तो एक होता है आपका, ध्यान से देखेंगे, URMS, और ये होता है √3PV बटे कितना हो जाएगा, तो भाई m हो जाएगा। और यहां पर जो आपका m है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई, द्रव्यमान हो जाएगा। m जो है वो आपका क्या हो गया, तो भाई द्रव्यमान हो गया। दैट्स ऑल। तो यार ये द्रव्यमान आपका लिख दिया हमने यहां पर, ठीक है। और कोई सूत्र बच रहा है क्या?
और कोई सूत्र बच रहा है क्या? हाँ ठीक है, फिर और छुटकू मुटकू बहुत सारे सूत्र फिर बचे हुए हैं, जैसे जैसे समय आएगा अपन उनको उपयोग करते जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये पूरे चैप्टर के आपके फॉर्मूले हैं, यहां से आते हैं क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से देखना है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो इधर से आएंगे और उधर से आएंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बढ़िया से नोट कर लो। चलो बहुत बढ़िया वाली बात, हम चलेंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे कि सर गतिज समीकरण द्वारा किस नियम को समझाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप अवस्था समीकरण या फिर गतिज समीकरण की बात करते हैं, बात समझ में आ रही है, गैस के नियमों को समझाया जा सकता है। हम बात किसकी करेंगे? गैस के किसी भी नियम को समझाया जा सकता है बबुआ, समझाया जा सकता है, दैट्स ऑल। भैया गैस के किसी भी नियम को जो है समझाया जा सकता है, किसकी हेल्प से? गतिज समीकरण की हेल्प से। पूछो क्यों ऐसा? क्योंकि सीधी सी बात है कि जो गतिज समीकरण होता है वो किसके लिए होता है? गैस के लिए होता है। और जितने भी नियम की आप बात करोगे, बॉयल हो गया, चार्ल्स हो गया, अवोगाद्रो हो गया, ये सारे के सारे नियम जो होते हैं वो किसी गैस के ऊपर क्या होते हैं भाई? लागू होती हैं, ठोस या द्रव पर लागू नहीं होते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि यहां पर हमारे बॉयल अंकल भी आ जाएंगे, चार्ल्स ताऊ भी आ जाएंगे और अवोगाद्रो अंकल भी आ जाएंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और यही हमारा क्या होगा भैया? सही ऑप्शन ये लो, पक्का बोलिए यस सर, यस सर, यस सर। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट किया जाए। चलिए आइए, किसी गैस का आणविक वेग जो होगा, राइट, वो किसके साथ समानुपाती होगा? आणविक वेग की बात हो रही है, इसका मतलब क्या? अणुओं के वेग की बात। बहुत सारी गैसें हैं अणुओं से मिलकर बनी हुई हैं, तो हम बात कर रहे हैं क्या? अणुओं के वेग की। हम बात किसकी करेंगे? तो भैया अणुओं के वेग की हम बात करेंगे। क्या करना है? सीधे सीधे फॉर्मूला अपने को लिखना है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का, जो कि होता है 1/2mv²। आपने कहा हाँ जी सर, गैस के अणु जो होंगे उनका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ऑन द सेम वे यदि आपको पता हो तो भैया काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है, दिस इज व्हाट? 3/2 kBT। होता है कि नहीं होता है? बोलो यस सर। दोनों फॉर्मूले को एक दूसरे से क्या करेंगे? उलझा देंगे, दोनों फॉर्मूले को एक दूसरे से भिड़ा देंगे, राइट। तो हमें कौन सी चीज मिलेगी? बहुत ध्यान से देखना, 3/2 या फिर रुको 1/2 mv² इज इक्वल टू वॉट? 3/2 kBT। यही मिला ना आपको? बात समझ में आ गई। अब यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो कैंसल आउट हो गया अपना। अब भैया v² इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है? 3kB/m और यहां पर आपको t मिल रहा है। यस सर। अब बेटा यदि इस वाले भाग को आप देखोगे, 3 एक संख्या है और संख्या हमेशा कांस्टेंट होती है। केबी की यदि आप बात करेंगे तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, नाम में छुपा हुआ है बोल्ट्जमैन का नियतांक। m जो है यानी कि द्रव्यमान जो है किसी दी हुई गैस के लिए कैसा होगा? नियत यानी कि स्थिर होगा। तो ये पूरा जो है वो बन गया आपका कैसा? ध्यान से देखेंगे, नियतांक बन गया, स्थिरांक बन गया, यही मिला। v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद t मिल गया, या फिर v इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? तो भैया t हो जाएगा। गैस के परमताप नहीं, गैस के परमताप का वर्गमूल सही, परमताप के वर्ग नहीं, परमताप के घनमूल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शंस को अपन एक बार रुको लिख भी लेते हैं। t ये बोल रहे हैं अंडर रूट t, ये बोल रहे हैं t², ये बोल रहे हैं भैया t घनमूल है ना। ओके ओके t और ये यहां पर ऐसे, ठीक, बात समझ में आ गई। तो भैया सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, शानदार होगा, जानदार होगा, और आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, नोट कर, मस्त वाली बात, एकदम ही मस्त वाली बात। ठीक, चलेगा। इन फॉर्मूले को भी भैया यहां पटक सकते हो। अपनी कॉपी में नोट किया कि नहीं किया है बताओ मेरे को। क्या अपनी कॉपी में द्रव्य की अवस्थाओं के सारे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उसको आपने नोट कर लिया है? कर लिया है, वेल एंड गुड। नहीं किया है तो भैया कर लो। ठीक, चलो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए, क्लियर है? बोलिए यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो क्रॉस चेक तो कर ले, कंप्यूटर भाषा से तो पूछ ले, बिल्कुल सही बात। चलिए और आगे बढ़ने वाले, हम बात करेंगे कि भाई आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण जो होती है, जिसको हम लोग जो है आदर्श गैस समीकरण भी बोलते हैं, PV = nRT है। ये इसमें जो गैस स्थिरांक R है,
वो किस पर डिपेंड करता है। तो अब ना यहां पर आपका कहना है कि सर यदि पीवी इजिकल टू कितना होता है भाई एनआरटी होता है, तो भैया आर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पीवी बट्टे एनटी हो जाएगा। आपने कहा हाँ जी सर ये तो है। अब आप बोलेंगे सर जो आर है वो पी पे भी डिपेंड करेगा, वी पे भी डिपेंड करेगा, एन पर भी डिपेंड करेगा और टी पर भी करेगा। तो हो सकता है आपका आंसर क भी आ जाए, ख भी आ जाए, ग भी आ जाए। पर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। आर जो है ना वो मापन की इकाई पर डिपेंड करता है। आर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, मापन की इकाई पर डिपेंड करता है। क्योंकि पीवी बटे एनटी जो रहेगा, बात समझ में आई, पीवी बटे एनटी जो रहेगा, बात समझ में आ रही है भैया, वो कैसा रहेगा किसी भी गैस के लिए, ये तो स्थिर ही रहेगा ना। तो इनमें से किस, ये पूरे का जो आपका अनुपात है इस पर ही डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, मापन की इकाई पर। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप आर की बात करते हो तो आर के अलग अलग आपको क्या मिलते हैं भाई, अलग अलग आपको जो है वैल्यू मिलती है। एक 8.314 वाली मिलती है, मिट जा 8.314 वाली मिलती है। एक तो ये मिलती है 0.0821 वाली मिलती है। फिर बात समझ में आई, क्योंकि भैया कहीं पर वॉल्यूम लीटर में है, कहीं पर डीएम क्यूब में है, बोलो यस सर। कहीं पर जो है सेंटीमीटर क्यूब में है। प्रेशर कहीं पर बार में है, बोलो यस सर। कहीं पर एटीएम में है, बोलो यस सर। कहीं पर जो है एमएम ऑफ एचजी में है, बोलो यस सर। कहीं पर पास्कल में है। टेम्परेचर जो है वो तो हमेशा किस पर होगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, वो तो केल्विन में ही होगा आपका। क्लियर। पर यदि आप P और V की बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार से जो है इनकी इकाइयां होती हैं। और जैसे इनकी इकाइयां होती हैं, क्योंकि आप यदि आयतन की बात करोगे तो आप उसको लीटर में भी ले सकते हो, रोका थोड़ी किसी ने। मीटर क्यूब में ले सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हो, डेसीमीटर क्यूब में ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बात समझ में आई। तो अलग अलग इकाइयां होती है प्रेशर की, वॉल्यूम की। मतलब प्रेशर ने तो गर्दा ही उड़ा रखा है भाई, इसकी 5-6 इकाइयां होती है, यूनिट्स होती है। बात समझ में। तो जब सबकी इकाई अलग अलग है तो आर का जो मान आएगा उसकी इकाई जो है वो भी कैसी आएगी भाई, अलग अलग आएगी। तो यहां पर मान भी बदल जाएगा और इकाई जो है वो भी बदल जाएगी। इसलिए आर डिपेंड करता है किस पर, मापन की इकाई पर। और साथ साथ आपको एक और बात जो है वो बताते चलें कि न्यूमेरिकल्स में आपको हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम की, न्यूमेरिकल्स में आपको हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम जो है ना, राइट, उनकी इकाई देखनी है। उससे ही आपको आर का मान पुट करना है। आप आर का मान जो है गलत रख देते हैं और आपका न्यूमेरिकल जो है वो बिगड़ जाता है। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, खोपड़ी के अंदर सेट रखना है, बहुत काम आएगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलो बढ़िया वाली कहानी है। अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है और हम भिड़ जाएंगे उस क्वेश्चन से। आइए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विसरण की जो दर है इसका अनुपात आपको बताना है। विसरण की दर, विसरण की दर क्या होती है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, आयतन बटे यहां पर समय होता है कि कितना गैस का आयतन बाहर निकल रहा है, कम ज्यादा हो रहा है समय के पर, आपके रिस्पेक्ट में, कितने समय में। अब कम समय में ज्यादा आयतन बाहर निकलेगा गैस का तो विसरण कैसा है भाई, ज्यादा है। यदि कम आयतन निकलेगा तो विसरण कैसा है भाई, कम है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो विसरण की जो दर होती है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो भैया आर से करेंगे। चलो, अब ये रहा सूत्र। बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूं, ये मतलब दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, मतलब 100 में से 80% जो बच्चे होते हैं ना, वो इन ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला रट कर जाते हैं, पढ़कर जाते हैं। बात समझ पाई। पर बेटा अधिकांश न्यूमेरिकल जो है वो यहां से पूछे जाएंगे, इसलिए इसको अपने को बड़े ध्यान से क्या करना है, सुनना है, समझना है। ठीक है, चलिए, तो मैं कह रहा हूं R1 बटे R2 इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट M2 बटे M1। ठीक है जी, ठीक है जी। मतलब R1 बटे R2 इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट M2 बटे M1। M क्या है, तो भाई मोलर द्रव्यमान है। इंटरेस्टिंग कहानी। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है यानी कि O2, हाइड्रोजन है यानी कि H2। ठीक, तो एक काम करते हैं, R ऑफ ऑक्सीजन बटे R ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो भैया अंडर रूट मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बटे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। सत्य यही है, कहानी यही है। चलो, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विसरण की दर का जो अनुपात है,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विसरण की दर का जो अनुपात है वो ये होगा। अब मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल सी कहानी, मैं दोनों का द्रव्यमान उठाऊंगा, कौन सा वाला, मोलर द्रव्यमान उठा के पटक दूंगा। बात समझ में, दोनों का मोलर द्रव्यमान उठाते हैं और पटक देते हैं। आ जाओ, बहुत शानदार वाली बात भैया। तो अंडर रूट यहां पर हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन 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 H2 होता है, एक परमाणु का एक होता है, दो परमाणु हमारे पास है, दो हो जाएगा, दैट्स ऑल, दो बटे ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो एक ऑक्सीजन का भैया 16 होता है, दो ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 रुपए में यदि 16 चॉकलेट आती है, 2 रुपए में कितनी, तो भाई 32 चॉकलेट आएगी, 32 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां अंडर रूट अपने को नहीं करना है, इसको 1 डिवाइड बाय कितना कर लेना है, चलो अंडर रूट कितना हो गया बेटा, 1 डिवाइड बाय 16 हो गया, दिस विल टर्न इनटू व्हाट, कितना, तो 1/4। बात समझ में आई। तो बड़े इंटरेस्टिंग कहानी कि भैया R ऑफ O2 बटे R ऑफ H2 जो है वो हो जाएगा 1/4। बस खेला यहां पर आकर खत्म हो गया। क्या यहां पर दिया है, बिल्कुल दिया है, और यही सही जवाब होगा। ठीक है जी, चलो हलवा क्वेश्चन था यार, हलवा क्वेश्चन था। पता है कब बच्चों, जब अपने पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है जी, चलिए आइए रगड़ते हैं थोड़ा सा और। जल जो है इसका वाष्पन क्या है, वाष्पन का मतलब होता है वेपराइजेशन। बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि जब जल, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, जब जल 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तित होता है, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, अवस्था में क्या आ रहा है, तो भाई चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। भाई कौन परिवर्तन लिखता, तो मैंने कहा भाई थोड़ी सी इंग्लिश अपन भी लिख लें, प्रैक्टिस कर लें, चेंज लिख देते हैं, बहुत सिंपल सी कहानी। तो मैं कह रहा हूं भैया जब जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में क्या होता है भाई, परिवर्तित होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखना, वाष्पन बोलेंगे। ये वाष्पीकरण नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे। वाष्पीकरण मतलब भैया किसी भी तापमान पे गैस में परिवर्तित हो जाना किसी भी द्रव का, ये वाष्पीकरण है। वाष्पन जो है वो क्वथनांक पर ही होगा, और इसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। वाष्पीकरण इवेपोरेशन है और वाष्पन जो है वो वेपराइजेशन है। जैसे जल का जब आप उसको उबालोगे ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पक्का। तो ये एक ऐसा समय होता है बेटा, देखो अवस्था में परिवर्तन जब भी होता है ना, एक चीज दिमाग के अंदर फिट कर लो। अभी हम थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे, जब कभी भी अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है, जब कभी भी अवस्था में परिवर्तन होगा, उस समय पर तापमान जो होगा ना, तापमान और ऊष्मा जो होगी ना बच्चों, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी कि स्थिर बनी रहेगी। बात समझ में, उस समय पर तापमान और ऊष्मा कैसी होगी, तो भैया स्थिर रहेगी। तो देखा जाए तो ये जो सवाल यहां पर पूछा गया है, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागति का क्वेश्चन है। क्लियर है कहानी, बोले यस सर, बहुत सर, नोट कर लो। तो तापमान और ऊष्मा कैसी रहेगी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ये रहेगी आपकी कैसी, एकदम स्थिर। चलिए, वह प्रक्रम जिसमें रासायनिक क्रिया होती है, अरे हो ही नहीं सकती, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन जो है वो आपकी भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चलो, तो इसको हमने यहां से हटा दिया। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता, सही बात, सही बात। एक ऊष्मा छे प्यारे, जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो खेल कैसा हो गया आपका, खत्म हो गया। वाष्पन या वेपराइजेशन के समय पर, क्योंकि अवस्था जो है वो भैया एकदम स्थिर बनी हुई है, दिमाग में फिट कर लें, अवस्था स्थिर यदि बनी हुई है तो तापमान जो है उसमें परिवर्तन, देखो अवस्था यदि स्थिर है तो तापमान एक परिवर्तन होगा, तापमान यदि आपका स्थिर है तो अवस्था में परिवर्तन होगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। ख फॉर सही जवाब अपना सही जवाब होगा। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इस कहानी को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। राइट बोलिए, यस सर। चलो भैया, एक बढ़िया वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले में आपको बता चुका हूं, ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। हरिया।
अब आपने कहा होगा सर बड़ा सिंपल है ये तो, हमारे पास भाई दो प्रकार की क्या दी हुई है, तो गैसें दी हुई है। एक तो हमारे पास एक्स है और ये एक्स बहुत परेशान करती है, और दूसरी जो है भैया वो क्या है आपकी मीथेन है, क्योंकि एक्स जो है वो अपना केमिस्ट्री में भी आ जाता है, मैथ्स में भी आ जाता है, और यदि आप ध्यान से देखिए तो भैया इस बार नहीं कक्षा 10वीं में बायोलॉजी में भी आ जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हमारे पास एक तरफ है एक्स, हमारे पास एक तरफ है CH4। चलो भैया, अब क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो x जो है उसको हम 1 ले लेते हैं, और आपका जो मीथेन है उसको आप 2 ले लेते हैं, या फिर 1 2 लेने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सी ये कहानी है, राइट। कि दिया हुआ है कि नियत ताप पर x के सापेक्ष मीथेन का जो विस्तरण दर है वो दुगुना है, मतलब कि R ऑफ x जो है, ठीक है, मीथेन का विस्तरण दर जो है वो मीथेन का ओके R ऑफ आपका जो मीथेन है वो आपका 2 गुना है, मीथेन का विस्तरण दर जो है वो 2 गुना है। चलो यही बात हो गई, ठीक है। तो ये तो पहली समीकरण अपने को मिल गई, बोलो यस सर। दूसरी बात ये कि x जो है इसका आपको आणविक द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान जो है वो बेसिकली क्या बताना है भाई, कैलकुलेट करके बताना है, बहुत सिंपल सी कहानी है। आपको भी पता है कि सर हम यदि ऐसे लिखते हैं, राइट, बोलिए यस सर, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट m ऑफ x बटे m ऑफ CH4। चलो, एक बात हमारी यहां पर कैसी हो गई भाई, खत्म हो गई। चलिए, तो बस वैल्यूज अपने को पुट करना है। क्या हमारे पास मीथेन जो है उसका मोलर द्रव्यमान दिया है क्या, तो आपने कहा सर निकाल लेंगे, हलवा एकदम। कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 4 है, ये आपका हो गया 16। खेल हो गया कैसा, खत्म। खेल कैसा हो गया भैया, खत्म हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी, राइट, खेल हो गया आपका खत्म। चलो, तो बचा क्या, फिर खत्म ही हो गया खेल। चलो, वैल्यूज को जो है हम यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो भैया 2rx बटे कितना हो गया आपका r ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट, राइट, mx कितना हो गया, तो mx तो अपने को निकालना है, बटे यहां पर 16 आ गया। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। बहुत शानदार वाली ये बात है। अब भैया इससे इसको अपन ने क्या कर दिया, उड़ा दिया, और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा क्या, 2 है और वहां पर 16 है, ठीक है जी। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, तो भाई ये 2 इज इक्वल टू वॉट, या आप एक काम करो इसको आप 4 कर दो, तो ये आपका mx बटे 16 हो जाएगा। तो m जो है वो आपका कितना हो जाएगा भाई, 64 हो जाएगा। mx जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो भैया 64 हो जाएगा। क्या हमारे पास ये ऑप्शन गिवन है, आपने कहा हाँ जी सर। चलिए, पक्का 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 पक्का। 32 काहे होगा भाई, 64 ही तो होगा। ओहो हो, ठीक है, क्योंकि हमने इधर पे कर दिया है 16 चुके तो 64 ही होगा ना। हाँ 64 ही होगा स्टूडेंट्स, 64 ही होगा बेटा, कोनो गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या पूछा गया अभी, नियत ताप पर x के सापेक्ष मीथेन का विस्तरण दर जो है वो दुगना है। मतलब यदि हम मीथेन की बात करेंगे तो ये दुगनी स्पीड से विस्तृत हो रही है। मीथेन है, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है, बहुत तेजी से फैल रही है। विस्तरण दर कैसा है इसका, तो भैया दोगुना है। तो वो अपन ने यहाँ पर वैल्यूज को जो है पुट कर दिया। चलिए भाई, वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलो, 2 आ गया, यहाँ पर ये लगा हुआ है। अब मुझे उधर पे दोनों साइड पर यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो ये तो यहाँ से कट पिट जाएगा, उड़ जाएगा। आंसर भैया अपना यही आएगा, ठीक है। तो 64 जो है वो आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। यही अपना सही जवाब है, ठीक है। आप सभी नोट करेंगे, और बढ़िया ये सवाल था। चलो आगे बढ़ने वाले हैं। सवाल पैदा होता है कि भाई जो गैस नियतांक है R, जिसके अलग अलग प्रकार की जो है इकाइयां होती हैं, वो निर्भर यानी कि डिपेंड किस पर करता है, ताप पर, आयतन पे, मोनों की संख्या पे, या फिर किसी पर भी नहीं। तो देखो भैया, ये जो है ये डिपेंड करता है इकाई ऑफ किसकी, तो भाई प्रेशर और वॉल्यूम की इकाई पर। बात समझ में आई, प्रेशर और वॉल्यूम जो है आपका, दाब और आयतन जो है उसकी इकाई पर डिपेंड कौन करेगा, तो भैया गैस नियतांक या फिर गैस स्थिरांक जो है वो डिपेंड करेगा। बड़ी शानदार सी कहानी नोट करेंगे, पक्का। तो ताप पर नहीं करेगा, आयतन पर नहीं करेगा, मोलों की संख्या पर नहीं करेगा, इस पर ये डिपेंड करेगा। इसलिए इस बार जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, किसी पर भी नहीं। आंसर जो है भैया वो क्या होगा आपका, किसी
पर भी नहीं। चलिए और आगे बढ़ने वाले हम लोग, है ना, आ जाओ। क्या दिया है भाई, SO2 दिया है और उसका अणुभार दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है और इसका भी अणुभार दिया हुआ है, और आपको जो है विसरण की दर बतानी है, अनुपात बताना है। आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे पास है इस पूरी सदी का, इस पूरी शताब्दी का सबसे धुरंधर फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, चलिए तो बस बात खत्म हो गई ना। फिर तो हम ऐसे लिखेंगे, विसरण की दर का अनुपात लिखना है अपने को, तो यहां पर SO2 आ जाएगा बेटा, यहां पर जो है O2 आ जाएगा बेटा। आपने कहा हाँ जी सर, यहां पर अंडर रूट आ जाएगा, यहां पर m ऑफ O2 आ जाएगा और यहां पर m ऑफ SO2 आ जाएगा। चलो ये भी बढ़िया वाली बात है, ये भी जो है कैसी है भाई, बढ़िया वाली बात है। ठीक है, नोट करेंगे। तो बस यहां तक क्लियर हो गया। आपने कहा हाँ जी सर, अब करना क्या है, तो भाई सिर्फ वैल्यूज ही तो अपने को पुट करनी है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार जो है वो कितना है भाई, 32 है। SO2 का कितना है, तो भैया ये 64 है। मतलब कि यहां पर कितना आ गया, तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये आपका हो जाएगा कितना, 1/2। बात समझ में आई? तो इसको अपन यहां लिख लेते हैं कि R ऑफ SO2 जो है बटे R ऑफ O2 जो है, ये आपका है √1/2। बात समझ में आई? इसको आप और क्या लिख सकते हो, तो भैया आप इसको लिखोगे सर √1 बटे √2 एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, ये तो 1 ही रहेगा, पर √2 हम सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं 1.41। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। कौन सा, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, सही जवाब जो है अपना ये वाला हो जाएगा। राइट, बोलिए यस सर, बोलिए यस सर, बोलिए यस सर। खत्म खेल। एक चीज जो आपको बड़े अच्छे तरीके से देखनी है वो कि यहां पर ना अंडर रूट रहता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं हमारे धुरंधर बोलते हैं सर कौन अंडर रूट पर ध्यान दे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग जाएगा ये। बात समझ में आई? तो अपने को भैया अंडर रूट को स्किप नहीं करना है, अंडर रूट को लगाए रखना है, जिससे कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, इजी हो जाएगी, सटीक हो जाएगी। इंटरेस्टिंग तो है ही। ठीक है, चलो पक्का 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 हम चलेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ध्यान से देखिएगा कि भाई नियत दाब पर, कभी क्या कहना चाहते हैं कि नियत दाब पर यानी कि प्रेशर जो है, राइट, दाब जो है वो कैसा है आपका, स्थिर है। दाब जो है वो आपका कैसा है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो भाई स्थिर है। दाब जो है वो आपका कैसा है, तो भाई स्थिर है। बात समझ में? स्थिर दाब पर आदर्श गैस की आरएमएस वेग घनत्व के कैसी होगी, तो बहुत ध्यान से देखना बेटा। एक फॉर्मूला है सीधे सीधे आरएमएस वाला, VRMS वाला, और ये कैसा है, √3P बटे यहां पर D है, बटे यहां पर D है। मतलब VRMS जो है वो P पर डिपेंड करता है और आपके D पर डिपेंड करता है। अब मैं कह रहा हूं भाई दाब जो है वो आपका स्थिर हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि भैया जो दाब है वही आपका स्थिर हो गया, तो 3 और ये पूरा एक नियतांक बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि VRMS जो होगा वो अब सिर्फ D के साथ कनेक्टेड होगा। दैट्स ऑल। तो बस खत्म खेल। √D पर कैसा, 1 में, इसके साथ ये क्या होगा, तो भाई समानुपाती होगा, यह अनुपाती होगा। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी, बढ़िया सवाल था, नोट कर लिया। चलो पक्का है, पक्का है, पक्का है, पक्का है, पक्का है। चलिए भैया अगले वाले हम सवाल की तरफ चलने वाले हैं। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में आदर्श गैस हो जाती है, हो जाता नहीं है, हो जाती है, गैस है ना। चलो दे दो भाई जवाब इसका। मतलब ये इस पूरे अभी तक अपन जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं सबसे इजी क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें एक वास्तविक गैस जो होती है वो आदर्श गैस हो जाती है। ठीक है, चलिए तो ये 2 ऑप्शन मैं आपके लिए 50-50 हटा देता हूं। चलो ये 50-50 लगाई हमने, निम्न और निम्न हमने हटा दिया। बात समझ में? अब बताओ भैया उच्च ताप और निम्न दाब, या फिर निम्न ताप और उच्च ताप। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि भाई तापमान ज्यादा होना चाहिए, दाब जो है वो कम से कम होगा, तो वो गैस जो है वो कैसी बन जाएगी, आदर्श गैस बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तापमान जो है वो कैसा होना चाहिए भाई, उच्च होना चाहिए, और दाब जो है वो कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। कंप्यूटर महाशय से थोड़ी सी क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, छोड़ दो इसको भी। यहाँ पर
टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, दाब कैसा होना चाहिए भैया, कम से कम होना चाहिए। यदि ऐसा है तो एक वास्तविक गैस जो है वो किसके जैसा बिहेव करेगी, तो भैया आदर्श गैस के जैसा बिहेव करेगी। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, कॉपी में नोट कर लो। इजी क्वेश्चन था ना, इसलिए गड़बड़ कर दी महोदय ने। चलिए हम बात करने वाले हैं, एक गैस है जिसका द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है जी, एक गैस है जिसका द्रव्यमान दिया गया है और इसका आयतन एसटीपी पर इतना दिया हुआ है। गैस कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी, CO2 होगी, NO2 होगी, या फिर पॉल्यूशन करने वाली, हमारी हेल्थ खराब करने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। तो देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलो भाई, दिया गया द्रव्यमान ठीक है, यदि आप बात करते हैं कि इसके भाई दिया गया द्रव्यमान की यदि आप बात करेंगे तो वो है आपका W बराबर कितना, तो भैया 4.4 G। चलो वॉल्यूम जो है वो आपका कितना दिया गया है, तो भैया 2.24 लीटर, यह आपका आयतन दिया गया है, ठीक है। और एसटीपी की बात हो रही है, मतलब कि टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, बात समझ में आई। तो टेम्परेचर जो है वो आपका 273 केल्विन है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर जो है वो आपका 1 atm है बेटा, कितना है, तो भाई 1 atm है। क्लियर, बोलो यस सर। अब यदि ऐसा है तो गैस क्या है वो अपने को बताना है। अब गैस क्या है वो कैसे बताओगे, तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मोलर द्रव्यमान निकाल लें। आप जो है मोलर द्रव्यमान निकाल लें। बात समझ में आई, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। आप जो है वो क्या निकाल लें भाई, मोलर द्रव्यमान निकाल लें। अब देखो एसटीपी दिया हुआ है और वो आयतन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जो चीज लिख रहा हूं है ना, बढ़िया सवाल है, पहले अध्याय का भी रिवीजन होगा, ठीक है। चलो एसटीपी पर, ठीक है, एक मोल बराबर होता है आपका, ठीक है, 22.4 लीटर। क्लियर, यस सर। या फिर आप ये कह लो कि 22.4 लीटर बराबर जो है भैया 1 मोल होता है। बात समझ में आ गई। तो 2.24 लीटर कितना होगा, 2.24 लीटर जो है वो कितने मोल होगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। 2.24 लीटर जो है वो कितने मोल होगा, बहुत बढ़िया वाला सवाल है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर ये 0.1 मोल होगा। सॉल्व करूं या क्लियर है भाई, 22.4 लीटर यदि 1 मोल होता है तो 2.24 लीटर कितना होगा, 0.1 मोल होगा। बात समझ में, तो यहां से अपनी मोलों की संख्या निकल गई। अब एक काम करते हैं, इसको हटा दें यहां से, बोलो यस सर, इसको हटा देते हैं। चलो अब मोलों की संख्या उस गैस की निकल चुकी है, दिया गया द्रव्यमान निकल चुका है। अब आपको यदि पता हो तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, हमने कहा मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटे कितना हो जाएगा भाई, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो मोलों की संख्या n बराबर हो जाएगा आपका W बटे m। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी, m बराबर क्या हो जाएगा भैया, W बटे n। अब बताओ दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो भाई 4.4, ठीक, और n कितना है आपका, 0.1 है। क्लियर, इसको हम और क्या लिख सकते हैं भैया, इसको हम 44 बटे 1 लिख सकते हैं। तो मोलर द्रव्यमान जो है बबुआ वो निकलकर कितना आया, 44। मोलर द्रव्यमान जो है वो निकलकर कितना आया, तो भैया 44 आया। अब इनमें से जिस गैस का मोलर द्रव्यमान 44 होगा वही हमारा आंसर होगा, खत्म खेल। तो इस भाई का तो 32 होता है, 12 और 32 ये 44 हो गया, यही अपना सही जवाब होगा। नाइट्रोजन का आपका हो जाएगा भाई 14 और इसका हो जाएगा 32, तो ये तो 46 हो गया, ये भी नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो जाएगा, तो भाई 28 हो जाएगा, 28 होगा क्या, 12 16 28 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग बात। सही जवाब क्या होगा आपका, CO2 होगा। तो सवाल जो था वो बेसिकली पहले अध्याय का था, पर अभी यहां पर पूछ लिया गया है, तो इससे अपने फर्स्ट चैप्टर का भी क्या हो गया, बढ़िया तरीके से रिवीजन हो गया। ठीक है, चलो
ठीक है, बोलिए यस सर। और बेटा ऐसे क्वेश्चंस में आपको मूल कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। बड़ा बढ़िया सवाल है कि भाई एक गैस जो है, ठीक है, एक गैस जो है Z का मान 1 से कम है, Z का जो मान है वो कैसा है, 1 से कम है। चलिए उसका मूलर आयतन कैसा होगा। देखो Z यदि होता है ना आपका, जिसको हम संपीड्यता कारक बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, राइट, बोलो यस सर। यदि, छोड़ो यदि लिखने की जरूरत नहीं है, यदि ऐसा है इसका मतलब यह होगा कि गैस जो है अधिक संपीड्य है। कैसी है, तो भैया गैस जो है वो कैसी हो जाएगी आपकी, अधिक संपीड्य हो जाएगी। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। अब यदि गैस अधिक संपीड्य है मतलब गैस को खूब कूट सकते हैं अपन। गैस यदि अधिक संपीड्य है, बात समझ में आ रही, तो गैस को आप खुद खूब जो है कूट सकते हो, दाब बढ़ा सकते हो, मतलब इसका जो आयतन होगा, क्योंकि यदि ये संपीड्य ज्यादा है तो इसका जो आयतन होगा वो कैसा होगा, कम से कम होगा। संपीड्यता यदि ज्यादा है तो भाई आयतन कैसा होगा, कम से कम होगा, मतलब कि आपका कम हो जाएगा आयतन। किससे, तो एक मोल जो उस गैस का आयतन होता है उससे। मोलर इसका जो आयतन होगा, मोलर आयतन या आणविक आयतन जो होगा वो 22.4 लीटर से कैसा हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, क्योंकि गैस कैसी भाई बहुत संपीड्य है। जितना गैस को दबाने की कोशिश करोगे उतनी वो दब जाएगी, तो कम आयतन में भी वो गैस आ जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी, तो बस बात हो गई खत्म। ठीक है, चलो ठीक 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 ठीक, बोलिए यस सर, बहुत शानदार वाली बात, नोट करेंगे बेटा। चलो अगला सवाल, आइए, ये सवाल है सही। प्रेशर कुकर में खाना बनाने में समय घट जाता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में खाना बनाने में समय घट जाता है क्या, हाँ घट तो जाता है। पोषक तत्व भी उड़ जाते हैं हवा में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊष्मा का समान रूप से वितरण होना, नहीं ऐसा नहीं है। ऊष्मा समान रूप से तो कढ़ाई में भी वितरित होती है। उच्च दाब पर भोजन जो है उसका क्या कर देना भाई, गला देना, नहीं, इसमें भोजन खराब होगा, पकेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। आपको सही लग रहा था ये वाला। अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, अरे भैया ये रहा सवाल, जल का जो क्वथनांक होता है भैया वो बढ़ जाता है। मतलब पहले जो अंदर जल का जो क्वथनांक है, जैसे अभी कितना है भाई 100 डिग्री सेल्सियस है, अंदर जो है 103 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। मतलब पानी ज्यादा तापमान पे उबलता है, और इसीलिए जब पानी ज्यादा तापमान तक जाता है तो भोजन जो होता है वो जल्दी पक जाता है। अब आप बोलेंगे सर अंदर की तरफ जल का क्वथनांक कैसे बढ़ेगा, मतलब क्या है इसके पीछे की कहानी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो जब हम बात करते हैं कि इसके भाई प्रेशर कुकर की, ठीक है, बोलो यस सर। जब हम बात करते हैं प्रेशर कुकर की, क्लियर है कहानी, यस सर। तो प्रेशर कुकर को जब हमने आप बंद कर दिया ना, अब मैं कह रहा हूं भाई प्रेशर कुकर को मैंने बंद ही कर दिया, बंद जब मैंने कर दिया तो दो चीजें इसमें फिक्स्ड हो गई, स्थिर हो गई दो चीजें। क्या, तो एक तो n मोलों की संख्या और दूसरा v जो है वो स्थिर हो गया। बात समझ में आ रही है। अब बचा क्या, अब बचा यहां पर ये वाला खेल कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, या फिर आप ये कह लें कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो एक ही बात बोल दी यार, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा तापमान के बढ़ने के कारण क्वथनांक जो होगा वो भी कैसा हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा, और यही सही जवाब होगा। तो क्वथनांक के बढ़ने से भोजन जो है वो जल्दी पकता है, क्वथनांक के कम होने से भोजन जो है वो कैसा होता है भाई, देरी से पकता है। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी हिल स्टेशन होते हैं, ऊंचाई पर जाने पर भोजन जो है जल्दी नहीं पकता है। क्यों नहीं पकता है, ऊंचाई पर जाने पर जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है। आपने सुना होगा कि भाई ऑक्सीजन की कमी होती है ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर। बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वायुमंडलीय दाब जो है भैया वो कम होता है, और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण क्वथनांक भी आपका कम हो जाता है। तो चीजें पक ही नहीं पाती हैं, उसके पहले ही पानी उड़ जाता है। बात समझ में, इंटरेस्टिंग बात, नोट करेंगे। तो आंसर हमारा ग होगा, खत्म खेल। चलो आंसर जो है हमारा क्या होगा भाई, ग होगा, ग फॉर सही जवाब। चलिए आगे बढ़ने वाले। स्थिर आयतन पर एक अणु गैस का दाब निर्भर करता है किस पर,
मैं कह रहा हूं भाई आयतन जो है वो क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, स्थिर है। स्थिर आयतन पर एक अणुक गैस, एक अणुक गैस मतलब अच्छा एक अणुक गैस, ओके ठीक है, का दाब जो है वो किस पर निर्भर करेगा? क्या पात्र की दीवार पर, परमताप पर, तत्व के परमाणु क्रमांक पे, या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे? ये लास्ट वाला तो मुझे नहीं लगता किसी काम का है, क्योंकि यहां पर आयनीकरण नहीं हो रहा। अब जब आपका आयतन ही कैसा है भैया, स्थिर है, तो भाई सीधी सी बात है कि ये डिपेंड किस पर करेगा? टेम्परेचर, यानी कि देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, आपने क्या किया, V और N को स्थिर कर दिया, तो अब आपके सामने ये वाला नियम निकल कर आएगा। बात समझ में आई? तो तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रेशर भी वैसे वैसे क्या होता जाएगा भाई, बढ़ता जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर, बोलिए यस सर, बोलिए यस सर, बस खेल खत्म। ठीक है, चलो और आगे हम बढ़ने वाले हैं। अधिक ऊंचे स्थानों पर जल कम ताप पर उबलने लगता है। ये तो वही सवाल हो गया यार कि ऊंचाई पर जाने पर, पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर, चलो बात करते हैं, पहाड़ों में लेकर चलते हैं आपको। ठीक है, चलते हैं बेटा शिमला, चलो शिमला चलते हैं। ठीक है, तो समुद्र तल से यहां पर यदि आप देखेंगे तो समुद्र तल से कुछ ऊंचाई है यहां पर, बोलिए सर। तो यहां पर समुद्र तल से ऊंचाई कैसी है भाई, ज्यादा है। दिल्ली भोपाल में ऊंचाई कम है, शिमला में ज्यादा है। अब ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है कि वायु दाब, दाब कैसा होता है भाई, कम होता है। वायु दाब कैसा होता है भाई, कम होता है। देखो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सोचते नहीं, बट सोचने वाली बात है। देखो बेटा, यहां ग्लास में एक पानी रखा हुआ है ग्लास में एक पानी नहीं, ग्लास में पानी रखा हुआ है। अब जब आप नीचे से गर्म करते हो, बहुत ध्यान से देखना, अब जब आप इसका हैप्पी बर्थडे मनाते हो, नीचे से जब आप इसको गर्म करते हो तो होता क्या है? देखो, जब ना आप इसको नीचे से गर्म करते हो तो इसके वाष्प ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बोलो यस सर। और यदि वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा तो ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। बात समझ में आई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। देखो, वाष्प ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वायुमंडलीय दाब जो है इसको ऐसे दबा के रख रहा है। वाष्प तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वायुमंडलीय दाब जो है वो उसको दबा के रख रहा है। बात समझ में आई? अब मैं कह रहा हूं भाई कि यदि वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा तो तापमान भी कैसा देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्वथनांक भी कैसा होगा, ज्यादा हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। पर मैं इस ग्लास को लेकर कहां चला गया भाई, शिमला चला गया। इस ग्लास को लेकर मैं कहां चला गया, शिमला चला गया, मनाली चला गया। बात समझ? घूमने वाली जगह, मजेदार जगह। मैं चला गया शिमला। मतलब यहां पर समंदर से जो ऊंचाई है वो कैसी होगी, बहुत ध्यान से देखेंगे, समंदर से जो ऊंचाई है बेटा वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। चलो, अब यदि यहां पर समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कैसी है भाई, ज्यादा है। अरे बाबा, ऊंचाई के ज्यादा होने से अब वायुमंडल कैसा हो जाएगा भाई, पतला होता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडल जो है वो पतला होता है। वायु दाब कैसा होता है भाई, कम होता है। अब वायु का दाब ही नहीं है, अब वायु जो है वो प्रेशर उतना लगा ही नहीं पा रही है। बात समझ में आई? तो वायु दाब के कम होने से क्या होगा कि कम ताप पर भी आपका जल जो है वो क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा बेटा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। कम ताप पर भी जल जो है वो वाष्प बन जाएगा, मतलब जल्दी कैसा हो जाएगा, तो भैया जल्दी वाष्पित हो जाएगा। अरे बाबा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, जल्दी वाष्पित हो जाएगा। क्लियर? बोलो यस सर। तो इससे क्या होगा, तो इससे यह होगा कि क्वथनांक जो है वो कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वथनांक जो है वो कम हो जाएगा और जल जो है वो कम ताप पर ही उबलने लगेगा, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। ठीक है जी, चलो, क्या यही सही जवाब होगा? बिल्कुल हाँ, यही सही क्या होगा भाई, जवाब होगा। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा ही पूछा आपसे जाएगा कि बताओ सब्जी पकाना बेंगलोर में इजी है या शिमला में? तो अब ऐसे मत लिख देना कि बेंगलोर में डोसा पकाना इजी है और शिमला में पनीर कुलचा। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, सब्जी पकाना बेंगलोर में आसान है। शिमला में पता है क्या होगा, शिमला में ना वायुमंडलीय दाब कम है, तो उससे क्या होगा, ये तुलना अपन कर रहे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं, थोड़ी और ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। शिमला की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। हिमालय और बेंगलोर बोलोगे तो बड़े सही तरीके से सटीक जवाब मिलेगा। हिमालय पे यदि आप सब्जी पकाने की कोशिश करोगे ना तो वायुमंडलीय दाब बहुत कम है, थोड़ा ही तापमान मिलने से पानी जो है वो फैल जाता है, ऊपर निकल जाता है।
तो सब्जी पकेगी बाद में, उससे पहले ही पानी जो है वो कैसा चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। अब सब्जी में पानी ही नहीं बचा तो सब्जी आपकी जल जाएगी। बात समझ में आई? खत्म खेल। चलो ठीक, बोलो यस सर। तो भैया ये फेवरेट क्वेश्चन है, खोपड़ी में इसको सेट कर लो, कई बार पूछा गया है, आगे भी जन्म जन्मांतर तक पूछता जाता रहेगा। बात समझ में आ रही है? खत्म खेल। आगे बढ़ने वाले हम लोग। ताप बढ़ाने पर जल का पृष्ठ तनाव कैसा होता है? चलो इसको हम समझते हैं पहले कि भाई पृष्ठ तनाव होता क्या है। जितना गाढ़ापन, ठीक है, जितना ज्यादा गाढ़ापन उतना ज्यादा होगा भैया पृष्ठ तनाव। बात समझ में आ रही है? तो जब आप जैसे तापमान बढ़ाते हो ना, पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है भाई, कम हो जाता है। और पानी जो है, ठीक है, उसकी सतह कैसी हो जाती है? तो भैया सतह जो है वो कमजोर हो जाती है। बात समझ में आ रही है? पानी की सतह कैसी हो जाती है भाई, कमजोर हो जाती है। और तरलता जो है वो बढ़ जाती है। सतह कमजोर होगी तो पानी की जो तरलता होगी बबुआ, वो कैसी होगी, बढ़ जाएगी। तरलता कैसी होगी तो भाई बढ़ जाएगी। आपने कहा सर ये तो बड़ा सिंपल है। अब सवाल पैदा होता है कि इससे होगा क्या? तो इससे पृष्ठ तनाव कैसा हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसके कुछ गर्मा गर्म शानदार वाले उदाहरण हो जाए तो और कहानी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब सुनो, गरम चाय गरम सूप अच्छा लगता है ना? पूछो क्यों? क्योंकि भैया गरम आप सूप की बात करेंगे या फिर चाय की बात करेंगे तो उसमें पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन जो है वो कम होता है। इसके कारण गरम सूप या फिर आप चाय की बात करते हैं या किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजों की, तो हमारे जीभ में वो बहुत अच्छे तरीके से फैल जाती है। उससे से ज्यादा जो टेस्ट बड्स होते हैं हमारे जीभ के, वो उसके कांटेक्ट में आते हैं और गर्म चीज हमें कैसे लगती है भी, स्वादिष्ट लगती है। पहली बात। दूसरी बात, गर्म पानी में कपड़े जो हैं वो जल्दी साफ होते हैं, क्योंकि गर्म पानी में पानी जो रहेगा, क्योंकि गर्म पानी जो रहेगा वो बेसिकली कैसा होता है भाई, तरलता उसकी ज्यादा होती है। कपड़े में वो अंदर तक चला जाता है और कपड़ा जो है वो जल्दी साफ हो जाता है। बात समझ में आई? तो गर्म पानी में कपड़े क्यों जल्दी साफ होते हैं या फिर सूप और चाय गर्म क्यों अच्छी लगती है, उसके पीछे का कारण जो है ना, वो टेंशन नहीं है, वो है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। खत्म बात। तो इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बड़े बढ़िया से दिमाग में फिट कर लीजिएगा, आंसर जो है वो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और चीज, जिसका गाढ़ापन ज्यादा होता है उसका पृष्ठ तनाव भी ज्यादा होता है। ठीक है, चलो बहुत शानदार वाली बात। हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया, निम्न में से कौन सा व्यंजक CO और N2 के अणुओं के लिए समान ताप पर गतिज ऊर्जा के बीच में सही संबंध को व्यक्त करेगा? शानदार सवाल, एक बार ट्राई करो, मजा आने वाला है। हरी अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल वाली बात कि भैया कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 के लिए अणुओं के समान ताप पर, मतलब ये कि ताप जो है वो कैसा है भाई, समान है। तापमान जो है इसकी यदि आप बात करेंगे तो भैया ये भी समान है। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का जो मोलर द्रव्यमान है किसका, तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, वो भी एक समान है। भाई दोनों का कितना है, तो भैया इसका भी 28 और इसका भी जो है वो कितना होगा, तो भैया 28 होगा। बात समझ में आई? दोनों का मोलर द्रव्यमान एक समान है। चलो भैया, तो M जो है इज इक्वल टू M ऑफ N2 हो गया। तो इस हिसाब से दोनों के कारण लगने वाला जो दाब होगा ना, वो भी कैसा होगा, एक समान होगा। बात समझ में आ रही है? और जब दोनों के कारण ही लगने वाला दाब एक समान होगा तो भैया दोनों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी कैसी होगी भाई, एक जैसी होगी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों की ही कैसी होगी, एक समान होगी। बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी, मतलब कि बराबर 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 होगी, और यही क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। हम चलने वाले अगले वाले सवाल की तरफ। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सी चीजें यहां पर सेम है और कौन सी चीजें जो हैं उसमें क्या आ रहा है भैया, चेंज आ रहा है। यदि सब कुछ एक समान है तो इनके कारण लगने वाली जो प्रेशर होगा वो भी एक जैसा होगा, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि गतिज ऊर्जा है वो भी कैसी होगी भैया, एक समान होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। वंडरवॉल समीकरण क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग वास्तविक गैस समीकरण भी बोलते हैं। बात समझ में आई? इसको जो है वास्तविक गैस समीकरण भी कहा जाता है। सवाल पैदा होता है कि सर ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है ये? तो जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी गैस जो होती है वो आपकी आदर्श गैस तो होती ही नहीं है। बात समझ में आई? मतलब ये कि गैसें जो हैं वो वास्तविक होती है, आदर्श नहीं होती है।
ठीक है, तो इसके लिए हमारे जो वॉन डेर वाल अंकल थे, राइट, उन्होंने क्या किया, एक समीकरण बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि भैया सुनो, आपका जो P रहेगा ना, P, ठीक है, P आदर्श जो रहेगा ना आपका, वो पता है क्या रहेगा, वो रहेगा आपका P वास्तविक प्लस A और यहां पर N बटे V का होल स्क्वायर। बात समझ में? और आपका जो V आदर्श रहेगा ना, वो पता है कितना रहेगा, वो रहेगा आपका V माइनस NB, और V कौन सा, तो भैया वास्तविक। बहुत शानदार वाली कहानी, ठीक है, तो ये वास्तविक रहेगा, ये भी कैसा रहेगा, तो भैया ये भी वास्तविक रहेगा, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, NB। सवाल पैदा होता है कि सर ये जो A और B है ये किधर से आ गए, तो देखो A जो रहेगा पता है वो किसको दर्शाएगा, A जो है वो अणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण की दर को दर्शाएगा। बात समझ में आ रही है? और B जो है वो आपके आयतन का एक सूचकांक है, जो भी अणुओं के आयतन होते हैं उसका एक सूचकांक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि भैया P आदर्श जो है वो सिर्फ ऐसा लिखा जा सकता है। अब जब इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे कहां पर, तो आपकी फेवरेट इक्वेशन जो कि आपके दिमाग के अंदर बहुत शानदार तरीके से फिट हो चुकी है, यदि हम इसको PV = nRT में पुट कर देंगे, बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो भैया ये बड़ा आसान हो जाएगा, बस खत्म, बात खत्म हो गई। तो अब हम लिखने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे भैया, P प्लस AN² बटे V², और यहां पर होगा V माइनस NV = व्हाट, nRT। तो इसको हम बोलते हैं वॉन डेर वाल समीकरण या फिर वास्तविक गैस समीकरण। अब देख लेते हैं, खेल खत्म। तो यहां तो धोखा हो रहा है अपने साथ में, क्योंकि P के साथ तो ठीक ना, यहां पर आपका जो A है ना बबुआ, उसका भी स्क्वायर है, A का स्क्वायर नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, जहां जहां A का स्क्वायर है वो गलत है आपका, A² जहां पर भी है वो कैसा होगा आपका, गलत होगा। जहां पर सिर्फ A होगा, N² बटे V² होगा, ये बिल्कुल आपका कैसा होगा, तो भैया सही होगा। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे, ग जो है वो अपना सही ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और चीज, जब इस टॉपिक की हम बात कर रहे होते हैं तो एक चीज हमें दिमाग के अंदर फिट रखनी होती है कि ये A और B जो होते हैं ना, अभी तो आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, पर यदि आप अपने फिजिक्स के पहले और दूसरे अध्याय की बात करें, जहां पर आपको डायमेंशन फॉर्मूले निकालने होते हैं, विमीय सूत्र निकालने होते हैं, राइट, वहां पर A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र जो है, इसको लेकर बातें की जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो बेटा वो जो A और B जो कक्षा 11वीं की स्टार्टिंग में अपने को बहुत अच्छे तरीके से करेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो यहीं से निकल कर आते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल समीकरण के स्थिरांक। क्या बोलेंगे? तो भैया ये वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स है। कौन से? तो भाई A एंड B। क्लियर है? बढ़िया, यस है, खत्म खेल। स्क्रीनशॉट लिया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए और हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि भाई गैस का जो अणुगतित सिद्धांत है, बहुत ध्यान से देखिएगा, गैस का जो अणुगतित सिद्धांत है जिसके अंदर 5-6 टाइप के पॉइंट्स है, जिस पर हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है कि भैया रैंडमली यहां वहां जिगजैग मोशन करते रहेंगे गैस के जो कण है, पार्टिकल्स हैं। साथ साथ में यदि आप देखोगे तो भाई जिस डिब्बे के अंदर है ना, हम डिब्बे बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर। तो जिस डिब्बे के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी दीवारों पर गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार क्या लगा रहे होते हैं, तो भाई प्रेशर लगा रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने पढ़ा था। तो गैस का जो अणुगतित सिद्धांत है, ये बॉयल के नियम को भी समझाता है, चार्ल्स के नियम को भी समझाता है, और एवोगाड्रो के नियम को भी समझाता है। तो कुल मिलाकर जब ये सबको ही समझाता है, ठीक है, तो ये बड़ा ऑलराउंडर टाइप का जो है आपका क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा। दैट्स ऑल। सो दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई? यस सर। तो बस वही बात है कि जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, राइट, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है भाई, क्लियर होने लगता है। बड़ी कक्षाओं में ना ये नहीं करना है अपने को कि सिर्फ अपन ने पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद हमने चीजों को याद करने की कोशिश की। ये छोटी कक्षाओं में होता है बेटा। बड़ी कक्षाओं में क्या होता है कि सिर्फ पैराग्राफ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके क्लियर होगा। ठीक है, चल और आगे बढ़ेंगे। हम बात करने वाले हैं कि भैया किसी पदार्थ का जो क्रांतिक ताप है उसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, क्रांतिक ताप बोले तो क्या, बात समझ में आ रही है, वो अधिकतम तापमान, मतलब वो मैक्सिमम टेम्परेचर। बात समझ में आई भाई? हम बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर किसी गैस को, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर
बहुत ध्यान से देखेंगे, जिस पर किसी गैस को यदि आप कूटते हो मतलब प्रेशर लगाते हो, दबाव लगाते हो, ठीक है, किसी गैस पर, जिस पर कोई गैस, किसी गैस को दाब द्वारा, राइट, जिस पर किसी गैस को दाब द्वारा क्या किया जा सकता है भाई, द्रवीकृत किया जा सकता है, द्रवीकृत लिक्विफाई जो है वो किया जा सकता है। ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं भाई, आपका क्रांतिक तापमान। यदि तापमान क्रांतिक ताप से ऊपर है तो फिर आप कितना भी प्रेशर लगा दीजिए कुछ होने वाला है नहीं, बात समझ में आई? फिर आप कितना भी प्रेशर लगा दीजिए, जो गैस होगी वो आपके लिक्विड नहीं हो सकती है। क्लियर है कहानी? बोले यस। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ताप जिसके ऊपर पदार्थ विघटित हो जाता है के रूप में, नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं। उस पदार्थ के रूप में जो केवल गैस के रूप में हो सकता है। तापमान, यार सवाल के साथ मैच नहीं हो रहा है, भी गलत है। पदार्थ के गलनांक के रूप में, कैसी बात करो, जब ये ऊपर वाले नहीं हो सकते ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आई? मतलब कि भैया बोनस क्वेश्चन, ये कौन सा सवाल था? तो भाई ये बोनस सवाल था, ये पक्का किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होगा। बात समझ में आ रही है? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी क्या होता है, कुछ एक बोनस क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट, जहां पर आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो क्वेश्चन के साथ प्रॉपर्ली मैच नहीं कर पाते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, हम इसको दिमाग के अंदर सेट करेंगे। नहीं खा तो नहीं होगा, ये बोनस सवाल है, सारे ही ऑप्शंस यहां पर गलत है। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल, मतलब यदि आपकी तैयारी पूरी है ना, तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या होगा भाई, सही होगा। बट तैयारी पूरी है, तो बिना तैयारी के हीरो नहीं बनना है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस गैस के लिए वंडरवॉल नियतांक का मान जो है भैया वो अधिकतम होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, निम्न में से किस गैस के लिए वंडरवॉल नियतांक का जो मान है वो कैसा होगा, अधिकतम होगा। तो बहुत ध्यान से देखो, एक बढ़िया वाली मैं आपको हिंट देता हूं, ये सबसे जल्दी द्रवीकृत होती है। बात समझ में आई? ये सबसे जल्दी द्रवीकृत होती है, इसका मतलब इसका जो टीसी है वो कैसा होता है भाई, ज्यादा होता है। वो कितना होता है, ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? पर यदि हम बात करते हैं हीलियम की, तो सबसे देर से क्या होगी, तो भैया द्रवीकृत होगी, लिक्विफाई होगी। ध्यान से देखो इस बात को, देर से क्या होती है, द्रवीकृत होती है। इसीलिए इसका जो टीसी होता है ना वो बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम होता है। बात समझ में आ रही है? यदि आप इसके क्रांतिक दाब की तापमान की बात करेंगे तो वो लगभग, एग्जैक्ट अभी मुझे क्लियर नहीं है, बट लगभग जो है -268 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप सोच सकते हो। मतलब कि भैया लगभग 5 केल्विन के आसपास हीलियम को अपने को पहले इस तापमान पे लेकर जाना पड़ता है। आप सोच कर देखो कि पूरी दुनिया में -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन जो है, इससे कम तापमान आप पहुंचा ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये एक ऐसा तापमान होता है जिस पर किसी भी गैस का जो आयतन होता है उसको शून्य मान लिया जाता है, और किसी भी गैस के सारे पार्टिकल्स, किसी पदार्थ के सारे पार्टिकल्स की जो गति होती है, बात समझ में आ रही है, जो एंट्रोपी होती है वो कैसी हो जाती है भाई, शून्य हो जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, खोपड़ी के अंदर अपने को सेट करके रखना है। तो इतना तो अपन पहुंच ही नहीं सकते। बात समझ में आई? तो इसको बहुत देर से हम क्या कर सकते हैं भाई, द्रवीकृत कर सकते हैं। मतलब ये होती नहीं है, हीलियम को आप तापमान बहुत कम कर लेंगे तो भी ये द्रवीकृत नहीं होगी। तो इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, आपका आंसर होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा है जिसका क्रांतिक तापमान बहुत कम है, एक ऐसा है जिसका क्रांतिक तापमान बहुत ज्यादा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब जिसका क्रांतिक तापमान बहुत ज्यादा होगा, जिसका क्रांतिक तापमान बहुत ज्यादा होगा, जो कि जल्दी से द्रवीकृत हो सकती है, उसके लिए जो वॉन्डर वॉल नियतांक है, नियतांक तांक है, वो कैसा होगा, तो भैया ज्यादा होगा। सिंपल सी कहानी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जिसका आपका, देखो, जिसका क्रांतिक तापमान, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, उसका वॉन्डरवॉल नियतांक भी है, कैसा होगा भैया, सबसे ज्यादा होगा। बहुत शानदार वाली ये बात है, इसको खोपड़ी के अंदर आपको सेट रखना है। हम चल रहे हैं अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। हरी अप, हम बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन की, जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए भैया, छिद्रित प्लग से होकर कौन से समूह समान दर से क्या होंगे भाई, विसरित होंगे। छिद्रित प्लग से होकर कौन सा समूह जो है वो समान दर से क्या होगा, विसरित होगा। बहुत ध्यान से देखोगे, समान, यही पर तो लिखा है, अपन क्यों लिखा, समान दर से विसरित होने का मतलब है कि भैया R1 बराबर R2,
बात समझ में आई। और R1 बराबर R2 होने का मतलब क्या है? तो बड़ी सिंपल सी कहानी भाई, D1 इज इक्वल टू D2 या फिर M1 इज इक्वल टू M2। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, बताइए जरा। अरे भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट M2 डिवाइड बाय M1, जहां पर जो M1 है और M2 है वो बेसिकली क्या है, मोलर द्रव्यमान, जिसे आप लोग मॉलिक्यूलर मासेस भी कहते हो, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। और भैया दिस विल टर्न इनटू व्हाट, D2 डिवाइड बाय D1। D क्या है? तो भैया घनत्व है, यानी कि डेंसिटी है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो मैं कह रहा हूं भाई समान दर से यदि विस्तृत हो रहे हैं, मतलब R1 इज इक्वल टू क्या है, R2 है, तो बाकी सबके भी कैसे हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। सबका मोलर मास निकाल लो, खेल खत्म करो। चलो सबका हम क्या निकालने वाले हैं, मोलर द्रव्यमान निकालने वाले हैं। और मोलर द्रव्यमान तो हम भाई ऐसे चुटकी बजाते हैं, बात समझ में आ रही है। मोलर द्रव्यमान जो है उसको हम ऐसे चुटकी बजाते कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी के तो अपन ने प्रैक्टिस की है, राइट। तो 12 और मैंने यहां पर जोड़ दिया कितना, 12 12 12 12 और यहां पर मैंने जोड़ दिया 16, तो भैया ये 28 हो गया। चलो ये हो गया हमारा 28। NO2 में ये हो गया आपका 14 और ये हो गया आपका 32, तो ये हो गया 46 और ये 44। अमोनिया का हो गया 17 और फॉस्फोरस का 30, 15 दूनी 30 और 3 आपका 33, ये भी नहीं होगा। NO का यदि हम देखेंगे तो नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। भाई नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ये टोटल 30 हो जाएगा और ये भी टोटल 30 हो जाएगा। और यही क्या होगा, बात समझ में आई भैया? यही क्या होगा? जी हाँ, यही क्या होगा, सही जवाब होगा। सही क्या होगा? तो भैया यही जो है वो सही जवाब होगा। बहुत शानदार वाली बात। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो जब से हमने जो ये वाला सूत्र देखा है ना बबुआ, बात समझ में आई। उसके बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम हमारे लिए कैसे हो जाते हैं भैया, भजिया पूड़ी लेवल के हो जाते हैं। किस लेवल के हो जाते हैं? एकदम भजिया पूड़ी लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, नोट करो। मस्त वाली बात, शानदार वाली बात। चलो भैया अगला वाला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, हम बात करने वाले हैं कि भाई वॉन डेर वाल्स समीकरण जो है वो किसका व्यवहार दर्शाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, 2 मिनट पहले इसके बारे में हमने बात की थी। ये हमारे वास्तविक गैसों के को दर्शाने के लिए एक समीकरण बनाया गया है। किसने बनाया? तो हमारे जो वॉन डेर वाल अंकल थे उन्होंने। बात समझ में आ रही? खत्म किया। चलिए और आगे बढ़ेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और आगे बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलो स्थिर तापमान पर गैस को प्रसारित करने पर, तापमान आपका स्थिर है, बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये कि भैया अणु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी कैसी होगी, आपकी स्थिर होगी। सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है सर, 2 शब्द हो जाएं इसके बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। हम कहते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला तो पूरी दुनिया जानती है, 1/2 mv² वाला गतिज ऊर्जा का। पर दूसरा वाला जो फॉर्मूला है, जैसे हम कहते हैं 3/2 kBT, तो आप यदि ध्यान से देखेंगे देन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद व्हाट, टेम्परेचर, यानी कि तापमान। बड़ी शानदार वाली बात। तो अणु की जो गतिज ऊर्जा है वो भी कैसी रहेगी भाई, स्थिर रहेगी, यदि हम बात करते हैं किसकी, तापमान के स्थिर होने की। और यही हमारा क्या होगा, नहीं 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 नहीं, दाब तो कम हो गई होगा, 1 मिनट। स्थिर ताप पर गैस को प्रसारित करने पर अणु की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, ये बात भी सही है। और दाब घटेगा, हाँ ये बात भी सही है। प्रसारित हो रही है ना, क्योंकि एक्सपैंड हो रही है, ये गलत है। गैस के अणु की ये संख्या गलत है। तो यहां पर आपका जो पहला और दूसरा 2 ऑप्शन है वो कैसे होंगे भाई, बिल्कुल सही होंगे। हम चलेंगे इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लो भैया, ठीक है। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, बहुत शानदार वाला सवाल है, जल्दी से आप इसका जवाब लिखेंगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो भैया अब आपने कंडीशन लगा दी कि सर तापमान जो है और दाब जो है वो कैसा है भाई, एक समान है। मैंने कहा जो ताप है और जो दाब है वो कैसा है, तो भैया एक समान है, मतलब कि कांस्टेंट है। अब यदि ताप और दाब ही एक समान होगा, राइट, तो प्रति मोल गतिज ऊर्जा जो है वो भी कैसी हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। प्रति मोल गतिज ऊर्जा जो है वो भी कैसी हो जाएगी, एक समान हो जाएगी।
क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी तापमान और दाब जो है वो एक समान रहेगा तो हर एक मोल पर जो गतिज ऊर्जा होने वाली होगी वो कैसी हो जाएगी भाई, एक समान हो जाएगी, खेल खत्म। क्लियर है कहानी, चलिए तो हाइड्रोजन की बात होगी, ऑक्सीजन की बात होगी या फिर मीथेन की बात होगी, सबकी जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी होगी, एक समान होगी। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए हमारे पास में शुद्ध अमोनिया है, ठीक है जी, हमारे पास में शुद्ध अमोनिया है यानी कि NH3 है और शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड है ना। तो एक तो हमारे पास शुद्ध अमोनिया है, बोलो यस सर, और शुद्ध जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है। चलिए भैया इन दोनों से भरी एक बोतल को एक लंबी नली द्वारा जोड़कर एक साथ यदि आप खोल देते हो तो भाई किस चीज की पहले जो है सबसे पहले क्या बनेगा, श्वेत अमोनियम क्लोराइड वलय प्रथम कहां बनेगा। देखो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो निर्माण होगा किसका भाई, NH4Cl का निर्माण होगा। तो ये किसके पास होगा भैया, अमोनिया के पास होगा, ठीक है, कि नली के बीचों बीच में होगा, कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl के पास में होगा, या फिर नली की पूरी लंबाई के पास में होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, बात समझ में आ रही है भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसके पास में सबसे ज्यादा आपका NH4Cl जो है, जैसे आप लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, उसके वलय का क्या होगा तो भाई निर्माण होगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, नोट किया जाए, हम बढ़ेंगे आगे। ठीक, HCl के पास में जल्दी जो है अमोनियम क्लोराइड, उसके क्या बनते हैं भाई, तो वाष्प बनते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं और जानते हैं कि इस क्वेश्चन में से क्या निकल कर आता है। चलिए, सामान्य ताप पर अमोनिया को बिना दाब के द्रवित किया जा सकता है परंतु O2 को क्यों नहीं किया जा सकता। इसका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है क्रांतिक दाब में। किसमें, क्रांतिक दाब में, और भैया क्रांतिक ताप में भी इसका ऑप्शन छुपा हुआ है। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, इसका आप यदि ऑक्सीजन की बात करोगे तो ये -117 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। बात समझ में आई, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एक बात बताओ, मतलब -117 डिग्री सेल्सियस पर जब ये गैस पहुंचेगी ना, बात समझ में आ रही है, तब जाकर यदि आप प्रेशर लगाओगे तो ये द्रवीकृत होगी, मतलब गैसीय अवस्था से जो है द्रव अवस्था में आ जाएगी। अब आप कह रहे हो भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे करो, तो आपको पता है कि इस तापमान के ऊपर जो भी तापमान होगा, मतलब आपने कहा कि सर -112 डिग्री सेल्सियस है, बात समझ में आ रही है, तो इस तापमान के ऊपर जो भी आपका तापमान होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, इस तापमान के ऊपर जो भी तापमान होगा उस पर आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, उस पर जो है भैया आप कितना भी दाब लगा लीजिए, गैस के जो अणु होंगे वो बिल्कुल पास में नहीं आएंगे और आप द्रवीकृत नहीं कर सकते हो। तो वही पूछा गया है। NH3 जो है सामान्य दाब पर द्रवीकृत हो सकती है, अमोनिया नॉर्मल आपका जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, उस पर आपकी द्रवीकृत हो सकती है, लिक्विफाई हो सकती है, पर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी। उसके लिए अपने को तो पहले -117 डिग्री सेल्सियस पे लेकर जाना पड़ेगा, इतना वातावरण में नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, इसके लिए लेबोरेटरी में आपको उस तापमान पर लेकर जाना पड़ेगा ऑक्सीजन को, उसके बाद आपको उस पर दाब जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि इसका जो क्रांतिक तापमान होता है वो बहुत कहां है, बहुत ज्यादा निम्न होता है। बात समझ में आई, बस खत्म खेल। तो जिसका क्रांतिक तापमान बहुत ज्यादा कम होगा, राइट, उसको आपको द्रवीकृत करने में उतनी ही क्या होगी भाई, मुश्किल होगी। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर यस सर यस सर यस सर। और इस तरीके से हमने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद ये जो हम MCQ सीरीज कर रहे हैं हमारे सभी अध्यायों की, अभी हम फिलहाल में अध्याय क्रमांक 5 की बात कर रहे हैं, इसका ये पहला पार्ट था बेटा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 की। बात समझ में आ रही, जो कि आपके ये 27 के बाद 28 जो क्वेश्चन होगा वहां से कैसा होगा भाई, कंटिन्यू होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेम प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको गूगल पे सबसे पहले जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स। यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो भैया ऊपर की तरफ देख लो, नर्सरी से लेकर 12वीं तक, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट 7 से लेकर 12 तक सारी जो क्लासेस हैं वो आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में, ठीक है जी। और साथ साथ में बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है वो कहां पर गिवन है, तो भाई सीधी सी बात नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, राइट। यस सर, आज की जो क्लास है उस पर जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में ही उसका क्या कर देंगे भाई, सॉल्यूशन दे देंगे। बहुत सारे यदि डाउट्स कलेक्ट हो गए तो उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर जो है वो डिजाइन कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बढ़िया से आपको पढ़ना है, डाउट्स आपको पूछना है और बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। हम मिलने वाले हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।